ओह नो, मेरी तो किडनी फेल हो गई है। आपको हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। वेलकम बैक टू द चैनल एंजल्स एंड वाइट। टुडेज वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक हीमोडायलिसिस। जब एक पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप वीक में 3 बार हीमोडायलिसिस कराओ। तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हीमोडायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेसर है जो कि रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिन्स को और एक्सेसिव फ्लूइड को ब्लड से। किडनी जब बहुत समय से फंक्शन नहीं करती है तो हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, जिससे कि जो किडनी के जो फंक्शंस हैं वो हम डायलिसिस के थ्रू कर सकें। इसी वजह से हीमोडायलिसिस में एक डायलाइज़र लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी किडनी, मतलब वो किडनी की तरह ही फंक्शन करता है प्रॉपर। इसको हम यूजुअली वीक में 3 बार करते हैं। हर एक सेशन 3 से 4 घंटे का होता है। कंप्लीट होने में उसको 3 से 4 घंटे लगता है। अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। हम हीमोडायलिसिस किन कंडीशंस में करेंगे? जब सीकेडी हो पेशेंट को। सीकेडी रेफर्स टू क्रॉनिक किडनी डिसीज़। एक पेशेंट की बहुत ज़्यादा ही किडनी डिसीजेस है, क्रॉनिक है। या फिर एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी में तो क्या है, इतना सीवियर नहीं होता है, उसमें हम एक डायलिसिस से भी काम चला सकते हैं हफ्ते में 1 बार। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है उस पेशेंट को हीमोडायलिसिस कराना ही कराना है हफ्ते में 3 दिन, तभी उसकी किडनी का जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली डायलिसिस कर पाएगा। नेक्स्ट, बॉडी में बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं सीवियर अमाउंट में, तो हमको डायलिसिस कराना पड़ता है जिससे कि जो पोटेशियम है, सोडियम है, इनके जो लेवल है उनको बैलेंस कर सकें। फोर्थ, जो फ्लूइड ओवरलोडेड हो जाता है, एडिमा अकर हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम डायलिसिस कराते हैं। अब हम जाते हैं बेनिफिट्स की तरफ। हम अगर डायलिसिस कराएंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट तो यही है कि जो किडनी फंक्शन करती थी लेकिन वो ख़राब होने की वजह से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उस चीज़ को फंक्शन करने के लिए हम डायलिसिस करेंगे। यानी कि किडनी का फंक्शन क्या होता है? रिमूव करना वेस्ट को, टॉक्सिन्स को और एक्सेसिव फ्लूइड को। तो फर्स्ट फंक्शन बेनिफिट यही रहेगा हीमोडायलिसिस का कि वेस्ट, टॉक्सिक और एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करना। सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। इम्प्रूव करना सिम्टम्स को, लाइक फटीग, स्वेलिंग, ब्रीथलेसनेस। एंड लास्ट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। वेस्कुलर एसिस। एसिस मतलब साइट या पाथ। सर्जिकली क्रिएटेड की जाती है एक पाथ और अ साइट, जिससे क्या है, डायलिसिस मशीन से कनेक्ट करके हम ब्लड को फिल्टर करके ब्लड डाल सकें बॉडी के अंदर और वहाँ से सीक्रेट कर सकें ब्लड को। सो दैट इज़ अ पाथवे कॉल्ड अ वेस्कुलर एसिस। ये 3 तरह से हम कर सकते हैं: एवी फिस्टुला, एवी लूप जिसको हम एवी ग्राफ्ट भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज कैथेटर। सो नाउ स्टडी द एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला मतलब एट्रियोवीनस फिस्टुला। ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। जो बिग वेन और बिग आर्टरीज होती हैं उनमें एनास्टमोसिस करके एक एबनॉर्मल कनेक्शन बनाया जाता है जिससे कि ब्लड का ट्रांसफ़र हो सके। और आर्टरीज और वेन्स में क्या है, हम ब्लड को सीक्रेट कर लेंगे आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड है, और वेन्स के थ्रू एक प्योर ब्लड डायलिसिस मशीन्स के थ्रू क्या है, ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे ही एवी ग्राफ्ट होता है सेम, बट इसमें क्या है, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट किया जाता है एक ग्राफ्ट लूप के थ्रू। जो ग्राफ्ट लूप है वो एक सिंथेटिक ग्राफ्ट होता है। एंड लास्ट इज कैथेटर। कैथेटर क्या है, एक टेम्पररी और परमानेंट सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन हम इमरजेंसी के दौरान इस कैथेटर को ही यूज़ करते हैं। कैथेटर, इसमें क्या है, आर्टरीज और वेन्स में एनास्टमोसिस करते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं जुगुलर वेन, सब क्लेवियन वेन और परमाकैथ। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कब हमको कौन सा पाथ क्रिएट करना है, कौन सा वेस्कुलर एसेस यूज़ करना है। यदि लॉन्ग लास्टिक अगर हम देखें, लॉन्ग लास्टिक या फिर लोअर रिस्क हो उसमें इन्फेक्शन का, और बेस्ट हो, सेफिएस्ट मेथड हो, और इमरजेंसी में जिसको हम यूज़ नहीं करते, ये चारों करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी एवी फिस्टुला की। यानी एवी फिस्टुला को हम बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसके लंबे समय तक यूज़ होने के बावजूद भी ये इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा और ये बेस्ट और सेफ़ मेथड होता है। इसको हम हफ्ते 3 मतलब ऑलमोस्ट 4-6 वीक्स इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। नाउ एवी ग्राफ्ट। एवी ग्राफ्ट ऐसी वेन्स
में लगाया जाता है जो बहुत पुअर होती हैं, तो उनमें ग्राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट, सेंट्रल वीनस कैथेटर, ये टेम्पररी और इमरजेंसी यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सबक्लेवियन वेन्स को, इंट्राजुलर वेन को, फीमोरल वेन को और परमाकैथ को। ठीक है, नाउ मूव फॉर द कंपोनेंट। तो हमें डायलिसिस करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है? एट्रियल प्रेशर मॉनिटर की, ब्लड पंप की, हेपेरिन सॉल्यूशन या फिर हेपेरिन पंप बोल सकते हैं। हेपेरिन पंप इंजेक्शन की क्यों ज़रूरत होगी? क्योंकि हमें ब्लड को क्लॉटिंग से बचाना है। हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है। नॉर्मल सलाइन की, जिसकी वजह से कि जो एयर बबलिंग हो रही है उसको फ्लश आउट करने की, ट्यूब को फ्लश आउट करने की, उसके अंदर जो भी एयर वगैरह घुस गई है उसके लिए नॉर्मल सलाइन की ज़रूरत है। इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर की, डायलाइज़र की और फ्रेश डायलाइजेट की। नाउ वी मूव फॉर द प्रोसेसर कि डायलिसिस एक्चुअली में होता कैसे है। सो नाउ वी गो फॉर द प्रोसेसर। फर्स्ट क्या है? एवी फिस्टुला हम क्रिएट करेंगे आर्टरीज और वेन्स में एनास्टमोसिस करके। आर्टरीज से हम सीक्रेट कर लेंगे इम्प्योर ब्लड, फिर देन उसको फ्लश आउट कर देंगे। फिर वे आर्टरी से ट्यूब को कनेक्ट करके डायलाइज़र मशीन से कनेक्ट करेंगे ब्लड पंप के थ्रू, जिसकी वजह से डायलाइज़र में 3 प्रोसेस होने की वजह से जो टॉक्सिक और वेस्ट है वो नीचे हो जाएगा और प्योर ब्लड वेन्स के थ्रू डायलाइज़र के ऊपर वाले पार्ट से कनेक्ट होके वेन्स में पहुंच जाएगा। और बीच में ही क्या है? एक हेपेरिन इंजेक्शन पंप लगाया जाएगा जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेशन से ब्लड कोगुलेट ना हो। तो नाउ वी मूव द फंक्शन ऑफ डायलाइज़र। डायलाइज़र एक ऐसा किडनी फंक्शन, डायलाइज़र क्या है? एक आर्टिफिशियल किडनी है जो कि बिल्कुल किडनी की तरह ही वर्क करता है। जो किडनी फंक्शन करती है वही डायलाइज़र करता है। डायलाइज़र से एक तो आर्टरी कनेक्ट होती है, एक वेन वाला पार्ट कनेक्ट होता है और 2 सॉल्यूशन, ए पार्ट और बी पार्ट, ये एक कनेक्टेड होते हैं। ए पार्ट में क्या है? एसिटेट होता है और बी पार्ट में कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट। जो बी पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए लगाया जाता है, जिनको हम बोलते हैं फ्रेश डायलाइजेट। ए में एसिटेट एंड बी में बाइकार्बोनेट। कोई ज़रूरी नहीं है वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो, वो कुछ भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एनीथिंग जो कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। डायलाइजेट के अंदर ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं और उसके अंदर 3 रिएक्शंस होती हैं: ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है? एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करती है, जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव करती है। डिफ्यूज़न वो मूवमेंट करता है वेस्ट को ब्लड से डायलाइजेट के अंदर, जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिन वगैरह है वो रिमूव हो जाते हैं और ब्लड प्योर हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है? ये जो फ्लूइड जो रिमूव हुआ है उसको कंट्रोल करता है एक प्रेशर लगा के। कौन सा प्रेशर? पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर वो होता है जो बाहर से लगाया गया है, नेगेटिव प्रेशर वो है जो अंदर से लग रहा है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है? पॉजिटिव प्रेशर लगता है। इसके अंदर क्या है? कनकरेंट मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से फ्लूइड बिल्कुल प्योर हो जाता है और वेन्स में चला जाता है। I hope you understand everything clearly. If there any topic you didn't understand, please let me know in the comment section. I will explain it more deeply in the next part. Thank you for watching.